हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का जिसान सर क्लासेज में। पिछले लेक्चर में रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग अभिक्रिया की क्रियाविधि पढ़ रहे थे। तो अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझने के लिए चार अवधारणाएं थी, जिसमें से क्लीवेज, अटैकिंग रिएजेंट और रिएक्शन इंटरमीडिएट हम लोग पढ़े। तो क्लीवेज में दो केस देखे, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। अटैकिंग रिएजेंट में भी दो केस देखे, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल और कार्बोएनायन पढ़े। तो आज लोग बात करेंगे चौथे केस की, और वो बहुत इंपॉर्टेंट केस। चौथा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन का क्या प्रभाव होता है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट केस। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हम लोग चार केस देखेंगे। पहला, इंडक्टिव इफेक्ट, बोले तो प्रेरणिक प्रभाव। दूसरा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तीसरा, रेजोनेंस। या इसको बोला जाता है मीजोमेरिक इफेक्ट। और चौथा हम लोग देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। अति संयुग्मन। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में ये चार केस अपने को देखने हैं। पहले हम लोग बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव इसको बोला जाता है हिंदी में, या फिर बोलते हैं आई इफेक्ट। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, ये परमानेंट इफेक्ट होता है, अस्थायी प्रभाव होता है। परमानेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट कहते किसे हैं कि कम विद्युतीय परमाणु से अधिक विद्युतीय परमाणु की ओर सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रॉनों का फ्लो, यहां पे डेल प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अभी बताते हैं। कम विद्युतीय परमाणु से अधिक विद्युतीय परमाणु की ओर सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। क्लियर बात? अब यहां पे जो आप लोग को क्लियर होना चाहिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, वो क्लियर रहेगा तो फिर आसान होएगा, नहीं तो फिर फंस जाएंगे। आपको अगर यही नहीं क्लियर होगा भैया किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो आप लोग कैसे कर पाएंगे ना। तो पॉलिंग स्केल पढ़ाए हुए हैं, क्लियर रखें। अब जैसे देखें, एक तो चैन ले लेते हैं कार्बन का, यहां पे फ्लोरीन लगा। अपने को इसमें इंडक्टिव इफेक्ट देखना है। अब जैसे फ्लोरीन है, कार्बन से लगा हुआ है, तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जबकि ये जो कार्बन है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अरे पॉलिंग स्केल पे फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होता है 4, जबकि कार्बन का 2.5। तो ज्यादा इसका, कम इसका। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा इस तरफ से इस तरफ, कहने का अधिक विद्युत परमाणु कम विद्युत परमाणु को अपनी ओर खींचेगा। तो बताया, जब ये खींचेगा तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है निगेटिव और जिससे जाता है पॉजिटिव।
सिग्मा इलेक्ट्रॉन का आंशिक रूप से विस्थापन हो जाता है कम विद्युतड़ी परमाणु से अधिक विद्युतड़ी परमाणु की ओर। तो इसके पास बताया फ्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को खींचा तो यहां पे कम पड़ गया। इस कार्बन पास ये बोला भैया हम तो ऐसे नहीं रहेंगे। अरे थोड़ा समझें, जैसे मान लें वो जो रस्सी वाला खेलते नहीं, खींचने वाला, वही चल रहा है यहां पे। अब इधर से 4-5 लोग हैं और उधर हम कह रहे हैं 7-8 लोग हैं, लेकिन वो लोग कमजोर है, लेकिन यहां पे जो 4-5 है ना वो स्ट्रांग है। तो जब खींचेंगे, समझिएगा, जब खींचेंगे इधर से तो सिर्फ यही वाला कार्बन खींचा जाएगा? अरे इसके साथ साथ जो रहते हैं सब खींचे जाते हैं, है कि नहीं? तो बिल्कुल वैसा ही केस है कि भैया ये फ्लोरीन जब इसके इलेक्ट्रॉन को खींचा तब ये बोला कि भैया अपने को भी तुमसे चाहिए तो चाहिए। तो क्या होएगा, ये कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन कैसा? बहुत कम, बहुत कम। और ये कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो क्लियर रखिएगा, केवल 3 से 4 कार्बन तक लागू होता है, उसके बाद नहीं, उसके बाद नगण्य हो जाता है, निग्लिजिबल। 3 से 4 कार्बन तक। अभी कहे नहीं 10 कार्बन लिख दे तो वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगेगा। सिर्फ 3 से 4 कार्बन तक। इसलिए देखे एग्जाम्पल भी 3 कार्बन का लिए। क्लियर बात? तो इस प्रभाव को क्या बोलते हैं? निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, या बोल सकते हैं माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये जो ग्रुप है, ये इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, आकर्षी, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। अगर वहीं बात करें एक एग्जांपल और की, यहां पे हम ले लिए मैग्नीशियम हैलाइड। चैन वही है, बस फ्लोरीन के स्थान पे मैग्नीशियम हैलाइड लग गया। तो जो मैग्नीशियम है, अब इसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? कम, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। इसके तुलना में ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। यहां पे क्लियर यही होना चाहिए, नहीं तो कहेंगे सर जी यार ज्यादा विद्युदात्मकता, कम विद्युदात्मकता कैसे क्लियर करेंगे? तो पॉलिंग स्केल बताए, कार्बन की विद्युदात्मकता 2.5, मैग्नीशियम का 1.2। तो अब यहां पे क्या होएगा बताएं? क्या मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा भैया? ये। तो मैग्नीशियम पे क्या हो जाएगा? डेल प्लस, और यहां पे क्या हो जाएगा? डेल माइनस। इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, या फिर सीधा सीधा भाषा में प्लस आई इफेक्ट। बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। एक एक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन होएगा ही नहीं ना जो नोट से बाहर जाएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत आसानी से क्वेश्चन कर जाएंगे, कुछ अलग से जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरा केस अपने को पढ़ना है, एक एक लाइन, एक एक वर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने को वो चीजें पढ़ना है, वो एनसीईआरटी में सारे लाइन इंपॉर्टेंट है ना। अब इसमें अलग से जो आता है ना, मॉडिफाइड एनसीईआरटी करके जो लोग अपना खुद का निकालते हैं, वो सब पे जाना ही नहीं है। यहीं पे हम सब ला देंगे, सब सिर्फ आप लोग को अनसॉल्व करना है, ये देखना है बस। क्वेश्चन नहीं रुकेगा, आसानी से क्वेश्चन आप कर जाएंगे ना। तो ये प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, प्रतिकर्षी या विकर्षी बोल सकते हैं यहां पे। अभी जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्यों पढ़ रहे हैं? मध्यवर्तियों के अस्थायित्व को चेक करने के लिए, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए।
तो यहां पे एक तो ऑर्डर आता है, उसमें जैसे माइनस आई का ऑर्डर और प्लस आई का, सबसे ज्यादा माइनस आई किसका, सबसे कम प्लस आई किसका मालूम रहेगा, तब जाके आप लोग स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं, या एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ। अगर यही नहीं क्लियर रहेगा कि भैया CN है और NO2 है, साइनो और नाइट्रो, अगर आपको यही नहीं क्लियर होगा कि किसकी माइनस आई ज्यादा है, तो आप लोग वहां पे क्वेश्चन गलत कर जाएंगे। तो इसके लिए ऑर्डर पहले हम लोग पढ़ेंगे। माइनस आई का ऑर्डर देखते हैं, माइनस आई इफेक्ट का, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखते हैं। और ये ऑर्डर आप लोग को याद होना चाहिए किसी भी कीमत पे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखें, OR2, NR3, NH3, NO2, CN, COOH, X हैलोजन फैमिली, यहां पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। उसके बाद OR, OH, एल्काइन, NH2, C6H5, एल्कीन और हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, वो 0 होता है, नगण्य होता है हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये माइनस आई का ऑर्डर है, ये आप लोग को क्लियर होना चाहिए। माइनस आई का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये ऑर्डर आपको याद होना ही होना चाहिए, होना ही होना चाहिए। ये ऑर्डर याद रहेगा, फिर अभी देखिए क्वेश्चन करने जाएंगे, अगर आप लोग को ये ऑर्डर क्लियर नहीं रहेगा तो फिर रुक जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, स्टेबिलिटी नहीं बता पाएंगे, इफेक्ट नहीं बोले तो अम्लता और क्षारीयता नहीं बता पाएंगे ना, रुक जाएंगे वहीं पे। बहुत सारे केस हम लोग देखेंगे। जैसे देखें, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के। ये केस हम लोग पढ़े हुए हैं, तो ये नहीं है कि बस खत्म हो गया, फिर आएगा, अभी फिर आएगा। तो चीजों को ना छोड़ के ना जाए कि हाँ भैया चलो ठीक है, अब ये पढ़ लिए हैं, अब हटाओ इसको, अब जो आएगा उसको देखें। तो जब आप उसको हटाओगे ना, आपको लगेगा जो चीजें आप लोग पढ़ के ये सोच रहे हैं कि चलो इसको हटाओ, अब जो आएगा उसको पढ़ते हैं, तो ये आपको लगेगा कि आप उसको हटा दिए। एक्चुअल में क्या है मालूम, वो आपको हटा देगा। किताबें आसान नहीं है, उनको दोस्त बनाना आसान नहीं है, ऐसे चलते फिरते नहीं है कि जो पहुंचे दोस्त बना ले, समझ रहे हैं। तो ये प्लस माइनस आई इफेक्ट। बात करते हैं प्लस आई इफेक्ट के ऑर्डर की। प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट के ऑर्डर की बात करते हैं। जैसे यहां पे NH माइनस, O माइनस, COO माइनस। अब यहां पे क्या है ना, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। कहने का अर्थ भैया लोग CH3 होल थ्राइस C, CH3 होल ट्वाइस CH, और यहां पे CH3 CH2। अरे यही ना है, पढ़े हुए भी पिछले लेक्चर में। उसके बाद CT3 हाइड्रोजन का समस्थानिक, CD3 CH3 टाइटेनियम, ट्राइटियम, ड्यूट्रियम और उसके बाद प्रोटियम। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन निग्लिजिबल है। तो ये है प्लस आई का ऑर्डर। ये ऑर्डर क्लियर रहेगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया से लगेगा, बहुत बढ़िया से। तो एक बार और देख लें, माइनस आई का ऑर्डर और प्लस आई का ऑर्डर।
सबसे ज्यादा माइनस आई OR+2 का, सबसे ज्यादा प्लस आई NH-, सबसे कम एल्कीन का। ये हाइड्रोजन निकली, इसको हटा दें, इस पे कोई इफेक्ट नहीं लगता, ड्यूट्रियम ना। तो अब बात करते हैं हम लोग, बोले तो प्लस आई और माइनस आई का कंपैरिजन किससे किससे करते हैं, तो आए देखते हैं। चल अब हम लोग बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट द्वारा किसका किसका निर्धारण किया जा सकता है। तो कार्बनिक अम्ल की अम्लीयता, कार्बनिक क्षार की क्षारीयता और मध्यवर्तियों के स्थायित्व की गणना कर सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट द्वारा। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक बेस, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, इसकी गणना कर सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट द्वारा। कार्बनिक अम्लों की अम्लीयता कैसे चेक की जाती है, कार्बनिक क्षार की क्षारीयता कैसे चेक की जाती है, और इंटरमीडिएट के अस्थायित्व को कैसे चेक करते हैं। तो बात करें अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के। कहने का अर्थ यह हुआ कि जिसका माइनस आई जितना ज्यादा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा। अभी पढ़ाए, आर्डर आप लोग को क्लियर होना चाहिए माइनस आई और प्लस आई का, नहीं तो फिर क्वेश्चन रुक जाएगा। अब ये बुद्धि लगा के चलेंगे कि भैया चलो ठीक है लिख तो लेंगे, क्वेश्चन करना होगा तो देख लेंगे, तो हम भी देख लेंगे, कहां तक देख लोगे। तो बेहतर होगा चीजों को यहां पे डालें, यहां पे, सिर्फ कॉपी पे नहीं। समझ रहे हैं, यहां पे डालने के लिए कॉपी पे लिखा जाता है। बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई के, जिसका प्लस आई जितना ज्यादा उसका क्षारीयता उतना ज्यादा। अब देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ का जो हम लोग केस पढ़े हुए हैं वो ये पढ़े हुए हैं भैया, परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होएगा, बढ़ेगा। ये सब केस पढ़े हुए हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगा, पढ़े हुए हैं केस, केमिकल बॉन्डिंग में, रिडॉक्स रिएक्शन में, बाकी प्रॉपर्टी में तो देखे ही ना। अभी देखिए आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग, जैसे आयन इक्विलिब्रियम है, तो आयन इक्विलिब्रियम पढ़ने जाएंगे तो वहां क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर बढ़ा तो Ka बढ़ता है, परंतु जो pKa और pH होता है ये दोनों घटते हैं। वही बात करते हैं अगर बेसिक स्ट्रेंथ की, तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो K भी बढ़ेगा, परंतु pK भी घटेगा और pH क्या होएगा, बढ़ेगा। अब यहां पे क्या है तो पढ़ाया नहीं अभी, लेकिन जब आयन इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो वहां पे ये केस आएगा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक। तो समझे क्या कहना चाहते हैं हम। जैसे हम क्वेश्चन दिए, ऑर्गेनिक का कोई क्वेश्चन दिए, अब उसमें क्या पूछ सकता है भैया, क्वेश्चन देके पूछा एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताएं, या फिर सही ऑर्डर बताएं, इंक्रीजिंग देके पूछ लेगा, डिक्रीजिंग देके पूछ लेगा ना। लेकिन अगर मान लें क्वेश्चन तो ऑर्गेनिक का दिया हुआ है, वहां पे इसके जगह पे आपसे पूछ लिया Ka का बढ़ता क्रम बताएं, या फिर pKa का घटता क्रम बताएं, तो कैसे करेंगे, कैसे क्वेश्चन करेंगे वहां पे। इसीलिए देखिए इतना केस तो हम लोग पढ़े हुए हैं, ये आपके बुद्धि में रहना चाहिए। अभी आने वाले ये रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म होएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, तो वहां पे ये सारे केस आएंगे। अभी देखिए नीट का पेपर हुआ है, आप लोग मैच कराएं, क्वांटम नंबर से जो क्वेश्चन आया है, अभी हम क्वांटम नंबर का लेक्चर बनाए, वहीं से क्वेश्चन उठा के दिया। ऑक्सीडेशन सब एक एक क्वेश्चन जितना लेक्चर डाले हुए हैं
जितना लेक्चर डाले हुए हैं एक एक क्वेश्चन लेक्चर से उठाओ। यहां तक कि जो केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग में ClI3 दिया था या F3 दिया था, उसमें उसका शेप पूछा था और लोन पेयर पूछा था, वो देख लें। और ओजोन दिया था, ओजोन हम लोग देखें फॉर्मल चार्ज पढ़े थे बॉन्ड ऑर्डर का, तो वहां पे देखें ऑक्सीजन का हम एग्जाम्पल बताया, ओजोन का एग्जाम्पल बताए हुए हैं, और वही एग्जैक्ट एग्जाम्पल हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ है नीट के, एग्जैक्ट एग्जाम्पल हुआ। बस सिलेबस नहीं दे पा रहे हैं तो भैया हम कह रहे हैं ना 90 क्वेश्चन बायो का, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, और इस बार ही देंगे जरूर। 2027 का जो नीट का पेपर होएगा उससे पहले पहले हम आपको बेस्ट से बेस्ट चीजें प्रोवाइड करेंगे, बेस्ट से बेस्ट। इस बार हमें आप लोग का साथ चाहिए, हमें आप लोग का साथ चाहिए। बाकी अगर देखना ही है तो ऑफलाइन में सब पढ़ाए हुए हैं, सब पढ़ाए हुए हैं, और वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ भैया हम नीट का प्रिपरेशन कराते हैं, ना ना ना, फाउंडेशन बोल सकते हैं। 12th के साथ साथ नीट, 11th के साथ साथ नीट, ऐसा वाला एक एक क्वेश्चन नोट से आया हुआ है केमिस्ट्री और बायो का, अभी सॉल्व भी कराएंगे। तो अब आप लोग का साथ चाहिए मेरे को, खत्म कर देंगे, सब खत्म कर देंगे, बस जुड़े रहें। बाकी जितना लेक्चर डाले हुए हैं, क्वेश्चन पेपर आपके पास होएगा, उठा के देख लें। जिस टॉपिक से क्वेश्चन बना है उस टॉपिक का लेक्चर खोले, देखे क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है, वही उठा के दिया है यार, वही उठा के दिया है। अब बताओ, बोला कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो -2 होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, बताओ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया था, बहुत मतलब इजी मोड वाला क्वेश्चन बोल सकते हैं आप लोग, इजी मोड वाला। आईपीएससी पता नहीं कैसा आईपीएससी उनके दिमाग में चल रहा था, दे दिए यार। मेटामेरिज्म का क्वेश्चन आया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखें, 3-4 क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को उठा के देख लें। बोहर मैग्नेटिक आया था, केमिकल वो क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बोहर मैग्नेटिक भी पढ़ाए, उसको भी देख लें। एग्जाम्पल तक क्या, एग्जाम्पल तक हम करवाए हुए हैं सेम। तो बस आप लोग को ना पढ़ना है, साथ दो मेरा साथ, हमें लगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं। ऐसी ऐसी चीजें देंगे भाई ना, ऐसी ऐसी चीजें देंगे, ऐसे ऐसे टॉपिक क्लियर करेंगे ना, कहोगे वाह हाँ, देखे बहुत देखे हम यार। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि चलो ठीक है हम बहुत बेस्ट नहीं है भाई, वो अहंकार है, अहंकार है। बस हम आपको एक तो छोटी सी बात ये बताना चाहते हैं, जिस इंस्टीट्यूट में आप लोग सर्च कर लें गूगल पे, 15 लाख 10 से 15 लाख बंदे पढ़ रहे हैं, 10 से 15 लाख, और उस इंस्टीट्यूट से सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 हजार बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, 2 से 3 हजार बच्चों का। 15 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं यार, 10 से 15, सोचो पहले अपने माइंड रखो उसको। 10 से 15 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन हो रहा है 2 से 3 हजार का। गूगल सर्च कर ले, हम देखें, हम बताओ यार, परसेंटेज निकाल के देख लो कहां जा रहा है वो। बहुत बुरा टाइप किया जा रहा है आप लोग को, बहुत बुरा फंसाया जा रहा है आप लोग को। ऐसा ना कि आप लोग सोच रहे हो कि चलो ठीक है बहुत सस्ते में सब्सक्रिप्शन, अरे हम बोल रहे हैं ना यार, हम फ्री में पढ़ाएंगे। आ जाओ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, बोल दो हमसे कमेंट में कि हाँ सर जी अपने को लेक्चर लेना है आपका, डेली टाइमिंग देंगे आप लोग को कि हाँ इस टाइम पे आना, हम ऑनलाइन आएंगे, लाइव आएंगे, लाइव डेली देंगे लेक्चर तुम लोग को। फ्री में लो ना, काहे पैसा दे रहे हो। 3,999 रुपए, 2,449 रुपए, इतना आसान होता नहीं जितना आसान वो लोग बना दिए हैं। वो लोग बना दिए, उनको लग रहा है कि हाँ आसान है, कुछ नहीं है भाई। खेला हो रहा है आप लोग के साथ, खेला जिसमें आप लोग फंस गए हैं। रेशियो निकाल ले, रेशियो 10 से 15 लाख बच्चों में 2 से 3 हजार बच्चों का सिलेक्शन, और रेशियो उठा ले, थोड़ा सा होते हैं 10-15 लाख, बाकी बच्चे कहां जा रहे हैं। समझे चीजों को, समझे। आए देखें, तो ये केस है, ये अपन पढ़ेंगे वहां पे अनइक्विलिब्रियम, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I के, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल +I के। इसका मतलब जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा भाई इसके उल्टा होएगा, व्युत्क्रम होएगा, कॉमन बात ना। चले बात कर ले हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ
कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल समानुपाती होता है प्लस आई के और व्युत्क्रम होता है माइनस आई के। और वहीं अगर बात करें एक और स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन, वो समानुपाती होगा माइनस आई के और व्युत्क्रम होगा प्लस आई के। ये जैसे यहां पे हम ले लिए भैया CH3 प्लस CH3 CH2 प्लस CH3 CH CH3 प्लस और यहां पे C CH3 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 प्लस। तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है कि नहीं? 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन और 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो केटायन है, बताएं अगर हम लोग उसमें स्टेबिलिटी चेक करने जाएंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जो होगा वो प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब बताएं प्लस आई में सबसे ज्यादा कौन था भाई? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और यहां पे क्या हो जाएगा CH3। और वही बात करें अगर यहां पे एनायन हो गया, यहां पे एनायन हो गया तो जो स्टेबिलिटी होएगा जस्ट उल्टा एनायन के लिए। कार्बो एनायन अगर है, कार्बो एनायन अगर कार्बो एनायन है केटायन के स्थान पे तो क्या हो जाएगा? CH3 माइनस स्टेबिलिटी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब अगर ये दिया इसमें स्टेबिलिटी पूछ लिया भैया इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, तो बहुत आसानी से आप लोग बता दिए। अगर यही पूछता कि इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताएं कि इसका इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका, तो देखें यहां पे कार्बोकेटायन जो होता है वो व्युत्क्रम होता है माइनस आई के और माइनस आई समानुपाती होता है एसिडिक स्ट्रेंथ, इसका मतलब इसके भी व्युत्क्रम होएगा। तो जिसका प्लस आई सबसे ज्यादा उसका माइनस आई सबसे कम और जिसका प्लस आई सबसे कम उसका माइनस आई सबसे ज्यादा। तो यहां पे माइनस आई सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? इसका। अगर एसिडिक की बात करेगा तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होएगा भाई? ये क्या है? बेसिक है, सबसे ज्यादा बेसिक। वहीं कार्बो एनायन की बात करेंगे तो कार्बो एनायन में सबसे ज्यादा कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई की, इसका मतलब सबसे ज्यादा इसमें एसिडिक कौन होएगा? बहुत आसानी से क्लियर, बहुत आसानी से क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़े चले। एक केस और है, जो माइनस आई होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है डिस्टेंस के। डिस्टेंस बोले तो दूरी। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो माइनस आई घटेगा, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ भी घटेगा। इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ भी घटेगा। जैसे देखें एग्जांपल देखें, जैसे यहां पे हम लिए CH3 CH2 CHF COOH, यहां पे लिए CH2 F CH2 CH2 COOH, CH3 CH F CH2 COOH। अब इसमें पूछ लिया कि भैया एसिडिक स्ट्रेंथ का घटता क्रम बताएं। 3 ठो हैं, इसको हम फर्स्ट बोल दिए, सेकंड बोल दिए और थर्ड बोल दिए। बोला इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का घटता क्रम बताएं अम्लीय सामर्थ्य का। तो इफेक्ट चेक करने जाएंगे भाई। देखें चेन जो कार्बन का है, मेजर चेन 4 कार्बन का है, तो इसके अलावा जो लगा हुआ है इस पे अगर इफेक्ट चेक करने जाएंगे तो माइनस आई लग ही रहा है। अपने से एसिडिक स्ट्रेंथ का क्रम पूछा हुआ है तो कहेंगे यार फ्लोरीन यहां भी, फ्लोरीन यहां भी, फ्लोरीन यहां भी, तीनों में फ्लोरीन लगा है तो तीनों समान हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे अपने को डिस्टेंस चेक करना है और उसके लिए आईपीएसी आना बहुत जरूरी। डिस्टेंस किसका बताएं? 1 2 3 4। फ्लोरीन यहां पे कौन से कार्बन पे लगा है? दूसरे कार्बन पे। यहां पे फ्लोरीन कौन से कार्बन लगा है? चौथे कार्बन पे, चेक कर ले। और यहां पे फ्लोरीन कौन से कार्बन लगा है? तीसरे कार्बन पे। तो जो दूरी है सबसे ज्यादा कहां पे? यहां पे।
सबसे कम दूरी कहां पे है, यहां पे। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर डिस्टेंस घटेगा तो एसडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगा। माइनस आई मतलब एसडी की स्ट्रेंथ। डिस्टेंस घटेगा तो एसडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा एसडी की स्ट्रेंथ किसका, पहले वाले का। उसके बाद बताएं ये तीसरे कार्बन लगा है, यहां पे चौथे कार्बन पे, तो क्या हो जाएगा, थर्ड, और यहां पे सेकेंड। बात क्लियर हुआ। बहुत क्वेश्चन, बहुत एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, बहुत ना, उसके बाद देंगे हम आपको करने को भी। तो समझ में आया चीज, ये वो ना आया क्वेश्चन, देखते हैं तब जाके थोड़ा क्लियर होएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, उसमें हम लोग इसको ए बोल दिए, बी, सी और डी। इसमें अपने से पूछ लिया कि भैया स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, घटता क्रम, कुछ भी पूछ सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी पूछ सकता है, वो क्वेश्चन के ऊपर है। अपने से स्टेबिलिटी का घटता क्रम पूछा है, तो देखिए लगेगा इसे सब। देखिए कार्बोकेटायन है, तो जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के, और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के। ये भी हम लोग पढ़े। तो प्लस आई इफेक्ट भाई ए बताएं, फेनिल है, एल्काइन है, एल्कीन है, माइनस आई इफेक्ट। लेकिन कार्बोकेटायन है तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई के। तो यहां पे समझने वाली बात कि भैया जो ये वाला ऑप्शन है ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल ये ना। अब यहीं पे बात करें इन तीनों की, तो आप देखें एल्कीन, एल्काइन और फेनिल, इन तीनों को माइनस आई में ऑर्डर में लिखे हुए हैं, माइनस आई में ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन समानुपाती होता है प्लस आई के। कहने का अर्थ जिसका प्लस आई ज्यादा उसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा, और व्युत्क्रमानुपाती होता है माइनस आई के। इसका मतलब जिसका माइनस आई सबसे कम उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, और जिसका माइनस आई ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। तो बताएं यहां पे तीन ऑप्शन अपने पास बच रहे हैं, बी, सी और डी। जो हम लोग माइनस आई का ऑर्डर लिखे हुए हैं उसमें सबसे कम माइनस आई किसका था, सबसे कम इसका था। अरे है कि नहीं, चेक कर सकते हैं ना। उसके बाद ये था, इन तीनों में जो सबसे ज्यादा माइनस आई था वो इसका था। तो जिसका माइनस आई सबसे ज्यादा उसका प्लस आई सबसे कम। अब प्लस आई सबसे कम उसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी भी सबसे कम, कार्बोकेटायन है। तो यहां पे जो ए से कम स्टेबिलिटी होगा वो किसका, बी का, बी से कम सी का, तो सबसे कम स्टेबिलिटी किसका होएगा, डी का। चेक कर लें। अगर यही क्या बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछता तो यही उल्टा हो जाता भैया, डी, सी, बी, ए। समझ में आया। देखिए यहां पे ना बंदे फंस जाते हैं कि यार एल्कीन, एल्काइन, फेनिल तो हम माइनस आइन पढ़े थे, और वहां पे जो एल्काइन था भैया उसका माइनस आई ज्यादा था। तो यार कॉमन बात है, बुद्धि लगाओ, माइनस आई ज्यादा इसका मतलब स्टेबिलिटी उसका सबसे कम। कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन व्युत्क्रम होता है माइनस आई के, सीधी सीधी बात है। देखें दूसरा एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल देखें, ए, बी, सी। समझे क्वेश्चन को। यहां पे कार्बोकेटायन तीनों हैं, तीनों कार्बोकेटायन हैं। हम बोल दिए भैया इसमें भी स्टेबिलिटी का क्रम ही बताएं। क्वेश्चन देंगे भी करने को ना, आप लोग ट्राई करिएगा, ही तो हम इसे बता रहे हैं ना। तो बताएं, अभी सर जी बताए हैं कि जो डिस्टेंस होता है, यहां पे डिस्टेंस ही देखेंगे। देखें सेम ग्रुप लगाए, यहां पे फ्लोरीन दूसरे नंबर पे, यहां पे तीसरे नंबर पे, यहां पे चौथे नंबर पे, 1 2 3 4। तो बुद्धि में आएगा सर जी ये भी बताए थे कि जो माइनस आई होता है वो व्युत्क्रम होता है डिस्टेंस के। कहने का अर्थ डिस्टेंस बढ़ेगा तो माइनस आई घटेगा। लेकिन यहां पे देखिए कार्बोकेटायन है सब पे, तो कार्बोकेटायन है, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अगर कार्बोकेटायन है तो प्लस आई के। व्युत्क्रम होता है किसके, माइनस आई के। समझे समझे थोड़ा सा चीज समझे। स्टेबिलिटी प्लस आई अपॉन माइनस आई, किसका, कार्बोकेटायन का। और हम लोग पढ़े हुए हैं जो माइनस आई होता है वो व्युत्क्रम होता है भैया डिस्टेंस के, डिस्टेंस के व्युत्क्रम होता है। अब समझे, यहां से चीजें को क्लियर करना है इसको।
ये कार्बोकेटायन है, तीनों ऑप्शन अपने पास। यहां पे कौन से नंबर पे लगा हुआ है भैया? दूसरे नंबर पे। यहां पे कौन से नंबर पे लगा हुआ है? तीसरे नंबर पे। और यहां पे कौन से नंबर पे लगा हुआ है? चौथे नंबर पे ना। अगर हम लोग यहां पे माइनस चार्ज होता है, यहां पे माइनस चार्ज माइनस चार्ज माइनस चार्ज, तो कार्बोएनायन हो जाता है। तो कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के। अब माइनस आई क्या कह रहा है भैया? डिस्टेंस की व्युत्क्रमण अनुपात। इसका मतलब डिस्टेंस जहां पे सबसे कम होगा, जहां पे दूरी सबसे कम होगा, उसका माइनस आई ज्यादा। अब उसका माइनस आई ज्यादा, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। लेकिन यहां पे कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन है, तो कार्बोकेटायन का होता है माइनस आई की व्युत्क्रमानुपाती होता है स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन का। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे डिस्टेंस जिसका सबसे कम होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। डिस्टेंस जितना ही ज्यादा होएगा स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा। क्लियर बात? तो यहां पे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? सी का, उसके बाद बी का, उसके बाद ए का। रुला देता है भाई, रुला देता है क्वेश्चन। ऐसे ना हवा में लग जाएगा सवाल। चीजों को समझे, इसीलिए पहले चीजें क्लियर कर लिए, बता दिए कि भैया हाँ ये केस बनेगा, ये केस बनेगा, उसके बाद हम लोग सवाल कर रहे हैं। अब देखें अगला केस क्या बोल रहा है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है अपने को। यहां भी हम लोग भैया ए बोल दिए, बी बोल दिए, सी बोल दिए, डी बोल दिए, यहां भी बोल दिए। अब क्या है, देखिए कार्बोकेटायन सब पे दिया हुआ है और 1 2 3 तीसरे नंबर पे देखें, जितने हैं सब पे तीसरे नंबर पे देखें। ग्रुप कैसे हो गए? भिन्न। यहां पे डिस्टेंस का कोई मसला ही नहीं है कि नहीं? डिस्टेंस का कोई मसला नहीं है। कार्बोकेटायन है, स्टेबिलिटी का घटता क्रम बोला, स्टेबिलिटी का घटता क्रम बोला, तो जिसका भैया माइनस आई सबसे ज्यादा उसका प्लस आई सबसे कम, और जिसका माइनस आई सबसे कम उसका प्लस आई सबसे ज्यादा। अरे क्लियर है ना? तो बताएं, फ्लोरीन लगा हुआ है NR3, NO2 और CN। अगर इन चारों को हम लोग कंपैरिजन करने जाएं तो बताएं हम लोग क्या पढ़े हुए हैं? NR3 NO2, अगर चारों में कंपैरिजन करने जाएं CN और यहां पे फ्लोरीन, यही ना है चारों। ये कौन सा ऑर्डर था? माइनस आई का ऑर्डर था कि नहीं? अपने से स्टेबिलिटी पूछा है, स्टेबिलिटी का घटता क्रम बताएं। कार्बोकेटायन है तो कार्बोकेटायन माइनस आई के व्युत्क्रम होता है स्टेबिलिटी। तो यहां पे क्या होएगा? जो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगा फ्लोरीन वाले का, उसके बाद CN वाले का, उसके बाद नाइट्रो वाले का, और सबसे कम स्टेबिलिटी NR3 का। तो कहने का अर्थ है, जैसे यहां पे अगर हम लोग स्टेबिलिटी लिखने जाएं तो क्या होएगा? ए, फ्लोरीन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। समझ में आ रहा है ना? CN कहां पे लगा है भैया? चौथे में। तो यहां पे क्या हो जाएगा? D। उसके बाद NO2 कहां पे लगा हुआ है भाई? B में। उसके बाद C। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर। इफेक्ट याद रखिए, माइनस आई और प्लस आई वाला। बहुत केस होएगा यार, बहुत केस। यहां ये इतने में तो हमें जहां तक लग रहा है, जहां तक हमारा थिंक है, इतने में तुम लोग नाच गए होगे कि यार भाई ये क्या हो क्या रहा है। जबकि इसके पहले जो अभी पढ़ाए हुए हैं केस, कि क्या क्या केस बनता है, उसको पढ़ लें और ऑर्डर याद कर लें, तो फिर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा। अब यहां पे देखें, यहां पे ये केस देखें, ये तो बहुत आसान। बताएं, CF3 है, CCl3 है, कार्बोकेटायन। इन दोनों की अगर हम लोग बात करें, इन दोनों की बात करें तो बताएं माइनस आई ज्यादा किसका होता है? इसका मतलब प्लस आई ज्यादा इसका, स्टेबिलिटी भी ज्यादा इसका हो जाएगा। सीधी सीधी बात थी। ये क्वेश्चन देखें, ये तो भैया बेंजिल समूह है। देखिए सब में ये एक चीज कॉमन है। अब यहां पे क्या लगा हुआ है? CH3 है, CD3 है और CT3 है। स्टेबिलिटी पूछा है कि भैया स्टेबिलिटी बताएं, इसमें किसका ज्यादा होएगा और किसका कम होएगा। तो सीधी सीधी बात है, यहां पे क्या होएगा? CT3 कार्बोकेटायन, CT3 बोले तो चौथा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद दूसरा और सबसे कम
आसान, बिल्कुल आसान, कुछ उसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें मान लीजिए पूछ लिया भाई बेसिक स्ट्रेंथ का घटता क्रम बताएं। बेसिक स्ट्रेंथ का घटता क्रम, तो देखें ये क्या है, NH2H है। देखिए सब में NH2 लगा हुआ है, सीधी बात। यहां पे ये CH3 है, ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है कि नहीं। और देखिए अच्छा, इससे याद आया, अगर हम लोग एमीन की बात करें तो ये भी 1 डिग्री एमीन, ये भी 1 डिग्री एमीन, ये भी 1 डिग्री, सब 1 डिग्री एमीन। एमीन का जो आर्डर पढ़ेंगे ना वो अलग है, अभी बताएंगे उसको आगे, यहां पे उसके बारे में सोचना ही नहीं है, नहीं तो उसी में ना क्या बोलते हैं उसको, खिचड़ी बन जाएगा, समझ रहे हैं, उसको अभी देखना ही नहीं है। तो यहां पे बेसिक स्ट्रेंथ का घटता क्रम पूछ लिया भैया, बेसिक स्ट्रेंथ डिग्री बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, सीधी सीधी बात, प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहां पे क्या हो जाएगा ये। अगला एग्जांपल, इसमें पूछ लिया कि एसिडिक स्ट्रेंथ का घटता क्रम बताएं। एसिडिक स्ट्रेंथ का तो चेक करें यहां पे इफेक्ट, जब चेक करने जाएंगे तो बताएं, जैसे पहले ना तीनों एग्जांपल चेक कर लें, तीनों। अब तीनों में जो कार्बन का चयन है वो 2-2 कॉमन है, इतना देखिए सब में कॉमन है, तीनों में, सॉरी ये देखिए तीनों में कॉमन है। यहां पे इफेक्ट चेक करने जाएंगे तो भैया माइनस आई इफेक्ट और यहां पे प्लस आई। बताएं, जब आर्डर लिखने जाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ का तो सब ज्यादा माइनस आई किसका, फ्लोरीन का, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इसका सबसे ज्यादा, तो यहां पे हम लोग लिख दिए 3rd, 2nd और 1st। ये तो ये है इंडक्टिव इफेक्ट। अभी क्वेश्चन देंगे तो क्वेश्चन ट्राई करिएगा आप लोग, बढ़िया क्वेश्चन देंगे, और जब हम लोग रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे तब तो अलग ही लेवल की बात होगी ना। तो अगला जो हम लोग केस देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। देखें क्या है इलेक्ट्रोमेरिक, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। तो जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है ना, ये परमानेंट इफेक्ट नहीं होता। हम बोल सकते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो अस्थाई, जबकि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अस्थाई है। अगर हम लोग इसको परिभाषित करने जाएं तो आक्रमणकारी अभिकर्मक के उपस्थिति में बहुबंध के इलेक्ट्रॉन का, बहुबंध एक से अधिक बंध, बहुबंध के इलेक्ट्रॉन का एक परमाणु से दूसरे परमाणु की ओर ध्रुवीकरण इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है। आक्रमणकारी अभिकर्मक के उपस्थिति में बहुबंध के इलेक्ट्रॉन का एक परमाणु से दूसरे परमाणु की ओर ध्रुवीकरण इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है। तो जो ये इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव होता है ये 2 प्रकार के, ई इफेक्ट बोलते हैं इसको, ई इफेक्ट, ये 2 प्रकार के, एक होता है प्लस ई इफेक्ट और एक होता है माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। तो ये प्लस ई इफेक्ट क्या है, तो जब पाई बंध टूटे, बहुबंध है इसका मतलब पाई बंध है, तो जब पाई बंध टूटे और उसका इलेक्ट्रॉन उस समूह पर विस्थापित हो या फिर उस परमाणु पर विस्थापित हो जिस पर अभिकर्मक जुड़े, तो उसको बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। जिस पर अभिकर्मक जुड़े तो उसको बोला जाता है प्लस ई इफेक्ट। तो जो प्लस ई इफेक्ट होता है ना वो कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, प्लस ई इफेक्ट। जैसे मान लें हम बोल दिए भैया CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। अब कोई अभिकर्मक है H+, जब ये बॉन्ड टूटा तो भैया 2 ही कार्बन है,
कॉमन बात है, पहले इंटरमीडिएट बना देते हैं CH2 और CH2, यहां पे प्लस चार्ज और यहां पे माइनस चार्ज। तो जब पाई बंध टूटे और इलेक्ट्रॉन उस परमाणु पर विस्थापित हो जिस पर अभिकर्मक जुड़े, तो कहने का अर्थ ये, यहां पे हम लिख सकते हैं ये, हटा दें इसको, ये क्या कहलाएगा, प्लस ई इफेक्ट ना, याद रखिएगा प्लस ई इफेक्ट। अब वही अगर बात करें माइनस ई इफेक्ट की, माइनस ई इफेक्ट की, तो इसमें क्या है कि भैया जब पाई बंध टूटे और इलेक्ट्रॉन उस परमाणु पर विस्थापित हो या स्थानांतरित हो जिस पर अभिकर्मक ना जुड़े, उसे माइनस ई इफेक्ट बोलते हैं। तो इसके लिए ना जैसे बहुत सारे केस बनते हैं, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड जिसमें पाई बॉन्ड हो ना, तो यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं हम, मान लीजिए ये एग्जांपल ले लीजिए। यहां पे जब ये पाई बॉन्ड टूटा, अब कोई अभिकर्मक है, हम बोल दिए ये CN। तो जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटने के बाद क्या होएगा, C और यहां पे O पे माइनस चार्ज, C पे प्लस चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो, उस पे माइनस चार्ज, C पे प्लस चार्ज। अब क्या कह रहा है माइनस ई इफेक्ट, कि भैया पाई बंध जब टूटे और उसका इलेक्ट्रॉन उस परमाणु पर विस्थापित हो जिस पर अभिकर्मक ना जुड़े, तो इस पर अभिकर्मक नहीं जुड़ेगा, इस पर अभिकर्मक कहां जुड़ेगा, यहां पे CN, तो यहां पे क्या बन जाएगा भैया, C है, यहां पे CN और यहां पे O माइनस। कौन सा इफेक्ट लग रहा है, माइनस ई इफेक्ट। समझ में आया। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, आक्रमणकारी अभिकर्मक के उपस्थिति में बहुबंध के इलेक्ट्रॉन का एक परमाणु से दूसरे परमाणु की ओर ध्रुवीकरण इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है। दो केस है, प्लस ई और माइनस ई। यहां पे अभी के लिए सिर्फ इतना जाने कि भैया जो प्लस ई इफेक्ट होता है वो कार्बन कार्बन के मध्य जब पाई बॉन्ड टूटता है तो उस पर लागू होता है प्लस ई इफेक्ट, और जो माइनस ई इफेक्ट है वो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड ऐसे जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड हो। अब ये ना कह देना कि भैया एल्कोहल, ईथर, बहुबंध है ना यार, बहुबंध जहां पे पाई बॉन्ड टूटे, बस इतना जानते रहे। तो ये इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, प्लस ई और माइनस ई इफेक्ट। क्वेश्चन देते हैं, आप लोग ट्राई करें। अगले लेक्चर में हम लोग रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें।